नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे काव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, काव्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रभेद होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या है ना। तो देखिए भाई, काव्य की परिभाषा समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। इसके विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना। और भी ढेर सारे आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन संक्षिप्त में हमें सिर्फ इतना याद रखना, समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। अब देखिए, काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है दृश्य काव्य, दूसरा होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जिसे हम आंखों से देखते हैं और कानों से श्रवण करते हैं। आंखों से देखकर, कानों से श्रवण करके उसका रसास्वादन करते हैं, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य जिसे हम कानों से सुनकर रसास्वादन करते हैं, मतलब सिर्फ सुनकर रसास्वादन करते हैं, उसे श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य है जिसे हम देखते हैं और सुनते हैं। जैसे टीवी में आने वाली रामायण दृश्य काव्य का उदाहरण, और रेडियो में आने वाली रामायण श्रव्य काव्य का उदाहरण। लेकिन भाई साहब देखिए, दृश्य काव्य तो है ही, दृश्य तो है ही, लेकिन श्रव्य काव्य भी दृश्य काव्य हो सकता है। देखिए भाई साहब, शैली की दृष्टि से काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, है ना। प्रबंध काव्य के भी फिर प्रभेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीतिका। और मुक्तक काव्य के दो प्रभेद होते हैं। कौन कौन से? पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। देखिए प्रबंध काव्य होता क्या है, देख लीजिए। प्रबंध काव्य, इसमें विभिन्न छंदों के द्वारा किसी कथा का वर्णन होता है। जैसे रामायण की कथा देख लीजिएगा आप, बहुत सारे छंदों से मिलके उसमें रामायण की कथा बनी हुई है ना। मुक्तक काव्य क्या होता है? इसमें छंदों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता, एक भाव, एक विचार, एक ही कल्पना का इसमें चित्रण किया जाता है। जैसे प्रबंध काव्य का तो रामायण अच्छा उदाहरण हो गया, और मुक्तक काव्य का उदाहरण देखिए, रहीम के पद नामक शीर्षक से हमने दो दोहे लिए हैं, दोनों सीरियल में लिखे हुए ऊपर नीचे, लेकिन दोनों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, अलग अलग है, मुक्त है। जैसे काज काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी श्रावत मोर। और उसी के नीचे एक दोहा लिखा हुआ है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूले सींचिए, फूले फले अगाए। तो देखिए, काज परे कछु और है, उस दोहे का अर्थ अलग है। एक साधे सब सधे, इस दोहे का अर्थ अलग है। दोनों का आपस में कोई अर्थ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो दोनों अपने अपने में मुक्त है, स्वतंत्र है। तो ये होता है मुक्तक काव्य। अब देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी की भये, नदी श्रावत मोर। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि जरूरत पड़ने में आदमी के भाव कुछ और होते हैं, और जरूरत निकल जाने के बाद कुछ और होते हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, रही मन भंवरी के भये, नदी श्रावत मोर। मोर मतलब दूल्हे का मुकुट। जब तक शादी में हो तो उसको कितनी हिफाजत से रखा जाता है, उस टोपी को। कहाँ है मेरी टोपी? शादी के दूसरे दिन फिर कौन पूछता उसे? न तेरे होने की खुशी, न तेरे जाने का गम, कहीं जाए तू तेरा किससे गम। और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूले सींचिए, फूले फले अगाए। इसका अर्थ क्या निकलता भाई? मुखिया को संभालिए, एक को कंट्रोल कीजिए, बाकी के सब कंट्रोल हो जाएंगे। और सबको कंट्रोल करोगे, सब बिखर जाएंगे। कहते हैं ना, जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलना आसान नहीं होता, एक को उठा दो दूसरा कूद जाता है। इसे फिर से समझिए। काव्य के मान लीजिए दो भेद हैं। कौन कौन? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य मतलब इसमें छंदों के माध्यम से कथा का वर्णन होता है, यानी ये सबको एक सूत्र में बांध के रखता है, पूरे परिवार को लेकर चलता है। और मुक्तक काव्य, इसमें छंदों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता, मतलब ये मुक्त है, परिवार की कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन, है ना। तो प्रबंध काव्य का भी परिवार आगे बढ़ा, 3 बच्चे। कौन कौन? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान, गीतिका। प्रबंध काव्य को बड़ा बेटा मान लीजिए महाकाव्य है, छोटा बेटा खंड काव्य है, और आख्यान गीतिका इसको बेटी मान लीजिएगा प्रबंध काव्य की। अच्छा, मुक्तक काव्य में देखिए, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। अब ये खुद परिवार में टेंशन फ्री था, तो ये भी टेंशन फ्री, ये भी मुक्तक, ये भी पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। इनका भी परस्पर छंदों में कोई संबंध नहीं होता। तो ये स्पष्ट हुआ, प्रबंध काव्य विभिन्न शब्दों में किसी कथा का वर्णन होता है, और इसके उदाहरण है सभी महाकाव्य, सभी खंड काव्य। क्योंकि महाकाव्य में भी कथा का वर्णन होता है, खंड काव्य में भी कथा का वर्णन होता है। अंतर सिर्फ इतना सा, इसमें विस्तृत कथा का वर्णन होता है, इसमें संक्षिप्त कथा का वर्णन होता है, छोटी कथा का वर्णन। अच्छा, मुक्तक काव्य देखिए, एक अनुभव, एक भाव, एक ही कल्पना का वर्णन होता है। जैसा अभी बताया था, रहीम के दोहे, काज परे कछु और। उदाहरण के लिए मीरा के पद, रहीम के पद, ब्रह्म के दोहे, सूर्य के पद इत्यादि सब किसमें आते हैं? मुक्तक काव्य में।
चलिए हम देखते हैं प्रबंध काव्य के प्रभेद की विशेषताएं। मतलब प्रबंध काव्य के प्रभेद कौन कौन से हुए? महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यान गीत का है। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य की विशेषताएं क्या है भैया? नायक के जीवन की विस्तृत व्याख्या होती है। विस्तृत मतलब जीवन की संपूर्ण व्याख्या होती है, बचपन से लेकर आखिर तक की। और नायक उदात्त चरित्र वाला, धीर वीर गंभीर होता है। उदात्त चरित्र वाला मतलब बेस्ट कैरेक्टर वाला, अच्छे चरित्र वाला। धीर मतलब धैर्य रखने वाला। वीरता होती है उसमें, ताकत। और गंभीर अस्पताल वाला नहीं, गंभीर मतलब गहराई से सोचने वाला, गहराई से निर्णय लेने वाला, है ना। तीसरी विशेषता क्या है? महाकाव्य सर्गबद्ध होता, अध्याय होते हैं इसमें, अध्याय होते हैं। सर्ग मतलब अध्याय, एक के बाद एक ऐसा चलता है। और क्या होता है? चौथी विशेषता है श्रृंगार, शांत और वीर रस में से कोई एक प्रधान रस होता है, शेष रस गौण होते हैं। इनमें से, इन तीनों में से कोई एक प्रधान रस होता है, शेष सहायक रस होते हैं। गौण मतलब सहायक रस होते हैं। जैसे रामायण में देख लीजिएगा, वीर रस प्रधान है। वहाँ बचपन से ही वीरता का वर्णन उनका मिलता है। बचपन से ही ताड़का को निपटा देना, फिर धनुष को तोड़ देना, है ना, और फिर वन में ढेर सारे राक्षसों को मारना, फिर लास्ट टाइम रावण को निपटाना। तो ये वीरता का वर्णन वहाँ पे प्रधान है। प्रधान रस कौन सा है रामायण में? वीरता, वीर रस, है ना। और चौथी विशेषता है इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायण में 8 सर्ग नहीं है, 7 है, लेकिन फिर भी ये महाकाव्य है। और हाँ, महाकाव्य के लिए जरूरी नहीं है कि इतनी मोटी पुस्तक हो, इन नियमों का पालन होना चाहिए। पुस्तक इतनी पतली हो चलेगा। कामायनी ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, वो महाकाव्य है। ज़्यादा मोटी नहीं है वो, लेकिन उसमें इन सब नियमों का पालन हुआ है, इसलिए वो महाकाव्य है। देखिए कुछ महाकाव्यों के नाम लिखे हुए हैं। रामचरितमानस की क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता है खंडकाव्य में जीवन के किसी एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण किया जाता है। अर्थात खंडकाव्य का जो नायक होता है, हीरो, खंडकाव्य में उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि उसके जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन किया जाता है ना। दूसरी विशेषता क्या हुई? खंडकाव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, खुद में पूर्ण होती है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है। जैसे सुदामा चरित को देख लीजिए, एक ही छंद में लिखी गई है, कवित्त छंद में। कवित्त छंद एक वर्णिक छंद है, इसमें 16-15 की अति से 31 वर्ण होते हैं। अच्छा, खंडकाव्य के कुछ उदाहरण हैं: पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित, पथिक, हल्दी घाटी इत्यादि। मुक्तक काव्य के 2 प्रभेद होते हैं, हमें पता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब पाठ्य मुक्तक की क्या विशेषता होती है और गेय मुक्तक की क्या विशेषता होती है, हम देखते हैं। तो पाठ्य मुक्तक की विशेषता होती है ऐसे मुक्तक जो विचार प्रधान होते हैं, विचार प्रधान, है ना, जिनमें चिंतन या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है। पाठ्य मुक्तक का एक उदाहरण है, वह है तोड़ती पत्थर। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, है ना। और दूसरा उदाहरण है हमारा देश, जो अपनी कक्षा 9वीं की हिंदी की पुस्तक में है। इसके रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और गेय मुक्तक की विशेषता जो भाव प्रधान हो, उन्हें सुर लय के साथ गाया जा सके। गेय मुक्तक जो होते हैं भाव प्रधान होते हैं और इनमें गीतात्मकता होती है, इन्हें गाया जा सकता है संगीत के साथ, है ना। जैसे मीराबाई के पद, मीराबाई के संपूर्ण पद, उनको हम संगीत के साथ गा सकते हैं, अर्थात वो गेय मुक्तक है।